और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें दूसरे सेट का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इस सेट का पिछला वीडियो आपने देखा होगा, और उससे पहले आपने हमारे पहले सेट के दोनों वीडियोस भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जा करके इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैंने पिछले 3 वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देख करके शिक्षण अभिरुचि की जो आपका अभ्यास है उसको अच्छा कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आगे आने वाले उत्तराखंड में लेक्चरर की जो परीक्षा है, एलटी की परीक्षा है, साथ ही टीईटी, सीटीईटी और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं शिक्षण की, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन सभी के लिए उपयोगी है। और साथ ही जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपना वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 15 प्रश्नों की पिछली सीरीज़ थी, उससे आगे का प्रश्न नंबर 16 से हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? तो पहला विकल्प है दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन, दूसरा है बृहद यूनिट पाठ योजनाओं का निर्माण, तीसरा है शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण, और चौथा है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। तो आपको बताना है कि समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। अगर टाइम के हिसाब से हम देखें तो जो शैक्षणिक योजना बनेगी उसके निर्माण का पहला स्टेप इनमें क्या होगा? आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमें शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है। तो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना हमारा पहला ऑप्शन होता है। इस शैक्षणिक योजना का जब निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, और बाकी चरण उसके बाद आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 17 की तरफ। शिक्षण छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य के निर्माण का एक सबल पक्ष है। शिक्षण छात्र सहभागिता का मतलब है स्टूडेंट टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पे अगर शिक्षण कार्य योजनाएं जो हम बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, टीचिंग प्लान बनाते हैं, तो उसके निर्माण का एक सबल पक्ष, उसका पॉजिटिव क्या पक्ष है, किस कारण वो फायदेमंद है, वो हमने बताना है। और ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार से हैं कि यह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है, यह प्राय निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है, यह शिक्षक के महत्व को गौण कर देता है। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, और इसका जो सही विकल्प है, जो सही जवाब है, आप देख सकते हैं। देखिए, शिक्षक छात्र के मध्य पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देना तो इसका काम नहीं है। यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। तो शिक्षक अपनी मौलिकता का प्रदर्शन अपने लेसन प्लान के जरिए दे सकता है। तो पाठ्य योजना में ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और बाकी निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है, ये गलत है। निम्न स्तरीय अधिगम अनुभव नहीं, ये और यह शिक्षक के महत्व को गौण करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 18, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प है पाठ पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। तीसरा, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना, और चौथा, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। तो पाठ योजना, लेसन प्लान का क्या मतलब होता है? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, और फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। तो लेसन प्लान का मतलब ये होता है कि टीचर का एक टारगेट होता है कि हमें कक्षा के अंदर ये पाठ पढ़ाना है, ये चीज़ पढ़ानी है। तो जो पढ़ाना है उसका आप एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, और निश्चित समय, कितने समय में आपको इसे पढ़ाना है, तो उसका एक योजना आप बनाते हैं कि उस पाठ को अलग अलग टुकड़ों में आप बांट करके उसकी योजना बनाते हैं। क्या आप होमवर्क देंगे, क्या क्या प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, क्या हो, और क्या अपेक्षा आप उनसे सीखने की इस पाठ से रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाठ योजना के अंतर्गत, लेसन प्लान के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारे सामने है। छात्र के अभिलेखों को जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि, तो जब जो छात्र के अभिलेखों की जांच कोई शिक्षक कोई करता है
तो उसे क्या क्या देखना चाहिए? वह छात्रों की तैयारी में सहायता प्रदान करे किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें। छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करें। तो ये 4 विकल्प हमारे सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि छात्र के अभिलेख का मतलब होता है जो कॉपी होती है, जो असाइनमेंट होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, तो उनकी जब आप शिक्षक जांच करेगा तो वो उससे क्या देखना चाहिए? तो यहाँ पे विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं कि वो छात्रों की तैयारी में सहायता प्रदान करे किंतु प्रस्तुतिकरण में नहीं। अब वो तैयारी में सहायता करेगा, लेकिन अगर उनके प्रेजेंटेशन में नहीं करेगा तो हो सकता है छात्र को तैयारी में आपने सारा पाठ तो पढ़ा दिया, लेकिन जब उसको प्रस्तुतिकरण, उसका उत्तर देना नहीं आया, तो इसका उसे परीक्षा में लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत है। अगला विकल्प है छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। तो ये कह रहा है कि मौखिक रिपोर्ट यानी जो उसने काम किया उसको आना भी चाहिए, वो बता भी सके कि मैंने क्या काम किया हुआ है, और केवल शाब्दिक प्रस्तुतिकरण यानी कि जो उसने कॉपी या असाइनमेंट बना के आपको दिखाया है केवल वो पर्याप्त नहीं है। तो ये इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। बाकी छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें और छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करें। ये सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन मुख्य जो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। तो कक्षा में यदि स्वस्थ अनुशासन का निर्माण करना है तो इनमें से किस चीज के ऊपर जोर देना चाहिए? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, और छात्रों के अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो 4 विकल्प हमारे सम्मुख यहाँ पे दिए गए हैं, और हम समझ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस का हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बेसिकली हमारा प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ अनुशासन यानी डिसिप्लिन आपको कक्षा के अंदर बनाए रखना है, एक सही डिसिप्लिन का निर्माण आपको करना है, तो किस पर आप ज़्यादा जोर देंगे? तो देखिए, छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, पहला ऑप्शन आपके सामने ये है। तो ये अनुशासन तो बनाएगा, लेकिन स्वस्थ अनुशासन की यहाँ पे बात की गई है, तो हम स्वस्थ अनुशासन के लिए इसको नहीं देख सकते हैं। स्वस्थ अनुशासन में ये उतना महत्वपूर्ण हमें नहीं सिद्ध होता है। तो दूसरा विकल्प हम देखते हैं कि छात्रों को स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना। तो छात्रों में जो स्वीकृत व्यवहार हैं, जो चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए उनको पुष्ट करना, तो ये भी एक तरह से सही विकल्प है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सही हमें नहीं दिखाई दे रहा है। छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारा हमने पहले से भी कहा है कि शिक्षक का कार्य समस्याओं का पता लगाना और उन समस्याओं का समाधान करना है। तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति, तो वो कारण पता लगाना है और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है जिससे वो दुर्व्यवहार न करे और शिक्षण में रुचि ले, और छात्रों के अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो ये पुलिस का काम शिक्षक को नहीं करना है कि वो इस तरीके के योजनाएं बनाए कि छात्र नियमों का पालन जबरदस्ती करे या उल्लंघन की चेष्टा न करे, बल्कि आप उनकी बेसिक रीजन, आपको उनकी पुलिसिंग करने के बजाय आपको उनमें सुधार करना है, और आपको देखना है कि ऐसी हरकत यदि कर रहा है, यदि ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो इसकी ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना जिनसे कि दुर्व्यवहार की उत्पत्ति हो रही है, इसका सही उत्तर होगा। अगले के दृष्टिकोण से अनुशासन को होना चाहिए। अब शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम अनुशासन को देखें तो पहला विकल्प है कठोर रूप से क्रियान्वित तथा निष्पक्षतापूर्ण, स्व अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक, दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर, उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं हमें प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न का जो मेन यहाँ पे पर्पज है आप समझ सकते हैं। तो कठोर रूप में क्रियान्वित तथा निष्पक्षतापूर्ण, तो अब हम देख सकते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन कैसा होगा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से कठोर रूप से क्रियान्वित करना तथा निष्पक्षतापूर्ण, तो ऐसा आप अनुशासन नहीं बना सकते हैं कक्षा के अंदर, क्योंकि कक्षा में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के छात्र होते हैं, और केवल कठोर रूप से आप बनाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने प्रश्न आप तक न पूछ पाएं। स्व अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक, अब स्व अनुशासन की एक बात आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए आप ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, लेकिन कक्षा के अंदर इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर प्रयास, तो जो दुर्व्यवहार है उसको दबाने के लिए आप कठोर प्रयास करें कि कोई छात्र दुर्व्यवहार न कर सके, और
अगला उत्तर है कि उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। तो ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा दृष्टिकोण रहता है वो शिक्षक के आधार पर रहता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उच्च नैतिक बल के आधार पर तो जो शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास, तो शिक्षक कुछ ऐसे प्रयास सुनिश्चित करेगा अपने नैतिक बल, अपनी मॉरलिटी के आधार पर, तो उन प्रयासों के आधार पर वो क्या करेगा, अनुशासन को देखेगा। तो उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास, तो शिक्षक जो प्रयास करता है अपने उच्च नैतिक बल के आधार पर, अपनी मॉरलिटी के आधार पर, उस शिक्षक के दृष्टिकोण में वैसा अनुशासन होना चाहिए जैसा कि शिक्षक चाहता है, एक अच्छी नैतिकता के आधार पर। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख यहाँ पे है, अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। तो उत्तम अनुशासन हमने कहा एक बेस्ट डिसिप्लिन की हमने बात की है, आइडियल डिसिप्लिन की बात की है, तो उसका इनमें से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए। तो उत्तम अनुशासन में क्या अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं, तो केवल छात्रों को आप नहीं सौंप सकते हैं। अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं तैयार की जाएं। तो अनुशासन की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए आप कुछ प्लानिंग कर लें, कुछ कार्य योजनाएं बना लें। तो क्या ये यहाँ पे विकल्प हो सकता है। तो आप इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इसके लिए अलग से कोई योजना बनाएं। तो क्योंकि ये आप बनाएंगे, लेकिन अन्य सामान्य अनुशासन की बात में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात उत्तम अनुशासन की हो रही है। तो अगला विकल्प हमारे सामने है जिसमें ये कह रहा है कि छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। तो उत्तम अनुशासन अगर आपको बनाना है तो छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए और छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। तो ये 4 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं तीसरा और चौथा आपको दोनों यहाँ पे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है दंडात्मक भय की स्थिति पैदा कीजिए, क्योंकि हमें उत्तम अनुशासन तैयार करना है। और उत्तम अनुशासन मतलब पूर्ण कक्षा के स्तर पर हमें अनुशासन पैदा किया अनुशासन बनाना है पूरी कक्षा का। तो उनमें दंडात्मक भय की स्थिति थोड़ा उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे छात्र स्वयं ही अनुशासन में रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है। तो सबसे ज़्यादा आलोचना उत्तम अनुशासन के क्रम में किस चीज़ की होती है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो छात्रों के अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा किया जाए, अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए, कक्षा को व्यस्त तथा रुचिकर स्थिति में रखा जाए, चौथा समूह के मानकों को कक्षा में लागू किया जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो इस तरीके का, क्योंकि हमने उत्तम अनुशासन की बात की है और नॉर्मल डिसिप्लिन नहीं कर रहे, हम एक बेस्ट डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक कथन की यहाँ पे आलोचना होती है जो उत्तम अनुशासन के अंतर्गत आता है। तो एक तो छात्रों के अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा किया जाए, ये तो नॉर्मल है, इसकी आलोचना तो नहीं होती होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए। अब छात्र यदि कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उससे क्षमा याचना कराई जाती है। तो क्षमा याचना के लिए उसे बाध्य किया जाता है, उससे एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आप लोग जानते हैं। हालांकि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, शारीरिक दंड को अनुमति नहीं है, लेकिन उससे एप्लीकेशन लेकर के उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उससे लिखित में माफ़ी मंगवाई जाती है। तो ये जो बाध्य किया जाता है, तो इस उत्तर को यहाँ पे सही माना गया है उत्तम अनुशासन में। और इसकी अधिकतर आलोचना भी होती है कि छात्र से को क्षमा याचना के लिए बाध्य किया जा रहा है। बाकी कक्षा को व्यस्त रुचिकर स्थिति में रखा जाना या समूह के मानकों को कक्षा में लागू किया जाना, ये उनकी इन विषयों की कोई उतनी आलोचना नहीं होती। अगले पॉइंट की ओर हम जाते हैं। कक्षा नियंत्रक की सर्वोत्तम विधि है। तो कक्षा नियंत्रक की सर्वोत्तम विधि में हमारा जो विकल्प यहाँ पे है, प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय और निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो हमें कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि बतानी है। तो हम समझ सकते हैं कक्षा नियंत्रण की जो सर्वोत्तम विधि है, यहाँ पर जो हमारा, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, तो हम जो कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है वो प्रजातांत्रिक उपागम, यानी कि डेमोक्रेटिक अप्रोच हमारी जो कक्षा के अंदर रहेगी, और उसी के अनुरूप ही हम कक्षा के अंदर भी क्या करना चाहेंगे, एक नागरिक के अंदर एक लोकतांत्रिक भाव भी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, प्रजातांत्रिक भाव भी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, और उसे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वैसी ही व्यवस्थाएं हम कक्षा के अंदर भी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और ये ही आदर्श के रूप में माना जाता है।
तो इसलिए प्रजातांत्रिक उपागम की यहाँ पे सर्वोत्तम। और प्रभुत्ववादी उपागम क्या होता है, जिसमें शिक्षक हावी रहता है। प्रजातांत्रिक में छात्र भी अपनी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। प्रभुत्ववादी में शिक्षक का ही प्रभुत्व होता है, तो छात्र अपनी बात को वहाँ पे नहीं रख सकता है। और बाकी जो अन्य विकल्प हैं इनको आप देख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षकों को व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, तो शिक्षकों का अगर आपको व्यावसायिक संतोष बढ़ाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या चीज़ें आवश्यक हैं वो हमें बताना है। तो पहला है कि उनके वेतनमान बढ़ाए जाए, विद्यालयों में उनके अधिकार बढ़ाए जाएँ, उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाएँ, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएँ। तो आप अपने उत्तर भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसका जो देख सकते हैं आप, वेतनमान बढ़ाने से उन्हें संतोष नहीं होगा, व्यावसायिक संतोष। या भी हम आर्थिक संतोष की बात नहीं कर रहे, व्यावसायिक, यानी कि उनको अपने व्यवसाय में संतोष कब मिलेगा, केवल वेतनमान के बढ़ाए जाने से नहीं मिलेगा, विद्यालयों में उनके अधिकार बढ़ाए जाने से नहीं मिलेगा, उनको सेमिनार आदि में भेजने से नहीं मिलेगा, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाए। यानी जब उसे छूट मिलेगी कि वो कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट क्लास के अंदर कर पाए और उससे छात्रों के जीवन में कुछ बदलाव ला पाए, तो तब उन्हें व्यावसायिक संतोष यहाँ पे मिल पाएगा। तो उसके लिए ये चीज़ आवश्यक है कि उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगले विकल्प, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाध्य कर सके, और चौथा कक्षा को हंसा सके। आप भी, मैं चाहूँगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएं। देखिए कक्षा पर नियंत्रण रखना तो चाहिए ही, लेकिन कुशल शिक्षक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित करना, ये भी एक अच्छा कार्य है, और विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य करना, ये भी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बाध्य शब्द यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। और कक्षा को हंसा सके, तो आप समझ सकते हैं हंसाना तो चाहिए, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब पहले और दूसरे में आप देखें, क्या कक्षा में नियंत्रण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित करना, यानी छात्र स्टूडेंट खुद इनिशिएट कर सके किसी काम को करने के लिए। ये दूसरा जो काम है, क्योंकि शिक्षक का काम प्रेरणा देना है, शिक्षक एक प्रेरक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे दिया है। अब हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो आप अभी इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है, और ऐसा ही प्रश्न एक बार फिर से हमारे सामने आ गया है कि उस शिक्षक को सबसे ज़्यादा सफल, सबसे सक्सेसफुल शिक्षक कौन सा माना जाएगा। तो आप क्या करें, पाठ की व्याख्या करने वाला जो सबसे सफल नहीं होगा, सफल तो है लेकिन सबसे सफल बात की व्याख्या हर कोई करेगा, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा भी हर कोई लेगा, विवेचन भी हर कोई प्रारंभ करवा लेगा, लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित करे ऐसे शिक्षक हर कोई नहीं होते हैं, और जो होते हैं वही हमें सफल समझना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर करती है। तो कक्षा शिक्षक का मतलब होता है क्लास टीचर जो होता है। थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि किस तरीके के शब्दों का उपयोग है, लेकिन अभी आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही शब्द वहाँ पे आएंगे या फिर इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा। तो कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर करती है, पहला प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, और विद्यालय की साज सज्जा पर। तो क्लास टीचर की जो व्यवस्था होती है वो किस पे डिपेंड होती है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दें। मैं तब तक इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके हम देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे विकल्प हम देखते हैं, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता। तो जो उसका व्यावसायिक निपुणता है, यानी कि अपने प्रोफेशन में वो कितना ज़्यादा निपुण है, ये तय करेगा कि वो कक्षा शिक्षक की व्यवस्था में कितना फिट बैठता है। तो जो शिक्षक जिसकी व्यावसायिक निपुणता अधिक होगी, तो कक्षा शिक्षक की व्यवस्था में उतना क्या होगा, अच्छे तरीके से फिट बैठेगा। अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, सहयोग भी वो उसे करना है, और विद्यालय की साज सज्जा पर भी होता है, लेकिन मूल रूप से यहाँ पे व्यावसायिक निपुणता सबसे इम्पोर्टेंट है जो शिक्षक की होगी, और उसकी जो प्रोफेशनल जो एफिशिएंसीज हैं उसके बेस पे ही उसे क्लास टीचर बने जाए। तो ये व्यवस्था इस पे निर्भर करती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए।
अब आप लोग ही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अब तक के प्रश्नों के अनुसार मुझे लगता है कि इसका उत्तर देने में अब तक आप सक्षम हो चुके होंगे। तो मैं एक बार आप बताएं, मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूं कि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी में कक्षा में लगा पढ़ाए। अब अध्ययन करके कक्षा में पढ़ाए तो क्या तभी छात्रों को प्रभावित कर पाएगा? जब वो अध्ययन करके पूरी कक्षा में पढ़ाए करेगा, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। अब मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत क्या है? जो कहते हैं कि जहाँ पे आप सीखने की अवस्था की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अधिकतम चीज़ कब सीखता है, अधिगम कब अधिकतम होता है, अधिकतम अधिगम मतलब लर्निंग। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पर जब कोई टीचर चलेगा तो वो इस अनुसार पढ़ाएगा कि अधिक से अधिक छात्रों को अधिक से अधिक उसकी बात समझ में आ जाए। तो क्या वो शिक्षक छात्रों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, वो शिक्षक छात्रों को प्रभावित करेगा। तो इसका सही उत्तर ये बी वाला है, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, छात्रों से दृढ़ता से काम ले और हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को बताए। ये भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभावित करने के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? सहयोग देने और लेने का, नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, और निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो आपको इनमें से बताना है सही उत्तर क्या होगा। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सहयोग देने और लेने का तो शिक्षकों का होगा ही, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण गुण तो है, लेकिन हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सहयोग देना और लेना है, लेकिन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नए विचारों और मौलिकता को लाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये सबसे महत्वपूर्ण है? अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और निष्पक्ष निर्णय लेने की जो क्षमता है, ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी उसे निष्पक्ष होकर निर्णय लेना होगा, बिना किसी पक्ष को लिए हुए उसे निष्पक्ष तरीके से देखना होगा कौन छात्र क्या सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है। और जो छात्र जो नहीं सीख पा रहा है उसको स्पष्ट बताना होगा कि आपको इस चीज़ को दोबारा पढ़ना है, या उसको नए तरीके से दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करें, या अपने तरीके, अपने मेथोडोलॉजी को चेंज करें। तो ये निष्पक्ष निर्णय लेने का जो गुण है, ये शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये 30 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी, जिसमें हमारा सेकेंड सेट जो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसका दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप लोगों ने अगर पहला सेट नहीं देखा तो आप उसको भी देखें, और इस सेट का पहला भाग नहीं देखा जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 15 है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स भी यहाँ के माध्यम से अपनी राय को आप अवगत कराएं। कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई नया वीडियो किसी स्पेशल टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो उस विषय पर हम आपके लिए वीडियोस ज़रूर लेकर के आएंगे। और चैनल सब्सक्राइब करें, आप औरों से भी करवाएं, और वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।